नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशल एकेडमी में। और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। इससे पहले हम 6 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये है आपका पार्ट 7। सेम है, आईपीसी में सेक्शन 299 था, बीएनएस में सेक्शन 100 है, कहीं भी कुछ बदला नहीं है। ये जो लेक्चर है आपका आईपीसी के लेक्चर के रूप में क्लास में लिया गया था। ये ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लें और ये ना समझें कि साहब ये बीएनएस नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। बस बीएनएस में इसको जगह दी गई है सेक्शन 100 में, आईपीसी में इसको जगह दी गई थी सेक्शन 299 में। विद ऑल दीज वर्ड्स आप लोग बहुत मैच्योर हैं, समझ चुके होंगे कि नंबरिंग का फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट का फ़र्क पड़ता है। इन वीडियोस को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द पार्ट 7। So let's start with the now explanation second. We have studied up to explanation 1 and we have also studied explanation 3rd. Now we are coming to explanation 2. See, this is what it says. Where death is caused by bodily injury. How the death is caused? By bodily injury. The person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. इसको समझ लीजिए ढंग से। ये आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज है। दिस इज डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन 2. नाउ यू सी दिस स्लाइड टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द पर्सन हु हैज कॉज्ड bodily injury. This is the person who has caused the bodily injury and this bodily injury resulted into the death. You got it? Then if this bodily injury, if the injured could have got the proper treatment, then death might have been prevented. This is the case. This is the case if this bodily injury could be treated in a proper manner by the skillful treatment, then death might have been prevented. But unfortunately it could not be done. ऐसा हो नहीं पाया and the death that bodily injury resulted into death. समझ गए आप लोग? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई, जिस शारीरिक क्षति की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन वो जो बॉडीली इंजरी है, शारीरिक क्षति है, वो ऐसी थी कि अगर उसका, इस शब्द को ध्यान रखना, प्रॉपर रिमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट, अगर सही से उसका ट्रीटमेंट होता, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता, देन हिज डेथ कुड बी प्रिवेंटेड, उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता था। गॉट इट और नॉट? लेकिन डेथ हो गई क्योंकि ऐसा हो नहीं पाया। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो द पर्सन द हु इज एक्यूज्ड, हु कॉज्ड द डेथ, जिसने वो डेथ करी है, वेदर ही कैन टेक द प्ली इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट और द एब्सेंस ऑफ स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ हैपेंड। ये मेरी वजह से नहीं मरा, ये इसलिए मरा क्योंकि इस व्यक्ति को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, या ट्रीटमेंट जो मिला वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं था, वो स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं था। तो मेरी गलती नहीं है, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। कैन ही टेक दिस प्ली? नो। द आंसर इज इन एक्सप्लेनेशन 2. प्लीज सी दिस. वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी, जो व्यक्ति ऐसी बॉडीली इंजरी करेगा, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, ये माना जाएगा उसी ने ही डेथ करी है। He shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. भले ही ऐसा केस हो कि उसकी स्किलफुल ट्रीटमेंट से, है ना, प्रॉपर रेमेडीज से डेथ को बचाया जा सकता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिस व्यक्ति ने बॉडीली इंजरी करी। ये ऐसा है क्यों? देखिए, व्हाई इट इज सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन 2? The basis is that because proper remedies and skillful treatment may not always be within the reach of a wounded man. जो घायल व्यक्ति है, जो wounded व्यक्ति है, he may not be able to reach out to the doctor. Even if he reaches to the doctor, it may be कि the doctor is not that much expert. So you cannot put your responsibility upon the shoulders of the wounded man. आप घायल व्यक्ति पर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये देखो मैंने तुम्हें चाकू मार दिया, लेकिन देखो ट्रीटमेंट करा लेना, मरोगे तो तुम्हारी वो है, मेरे वजह से नहीं मरोगे, मैंने सिर्फ तुम्हारे पेट में चाकू घुसेड़ा है, घुमाया है, लेकिन मरे नहीं हो तुम अभी, अब आगे की तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ऐसा नहीं कह सकते एक्यूज। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, if you are causing bodily injury then you will have to take the responsibility of the consequence of that bodily injury as well. You cannot say no you will be responsible for yourself. Are you getting this point? So please, this kind of plea, है ना, that a plea that death could have been prevented cannot be allowed to be raised to defeat the prosecution. This kind of plea is not allowed. Legally accused ये plea ले ही नहीं सकता, because I caused the bodily injury, उसको दर्द हुआ होगा, you punish me for hurt, but grievous hurt भी you punish me for grievous hurt, लेकिन मरा ही अपनी वजह से है। मैंने इसको वहां मारा था, हॉस्पिटल के ठीक सामने मारा था, मैंने इसको ट्रीटमेंट करा लिया था अपना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, क्यों नहीं गया ये? नो, सच काइंड ऑफ फुलिश प्लीज कैन नॉट बी अलाउड बी टू बी रेज्ड इवन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ गए आप लोग तो। ये सी नाउ इसमें है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सी, तो क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात है कि इफ द डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजरी which is voluntarily caused, the person who causes that injury is deemed to have caused death, and in the exam you can see the question only on the explanation. Second, are you getting this point? They will frame a question, I will discuss the case laws right now, and they will ask you to decide whether he has committed any offense or not. Secondly, if in that case, if the accused takes the plea, please, if the accused takes the plea कि the victim died because of the improper treatment, तो whether this defense is tenable or not, decide. प्रॉब्लम में क्या आ सकता है कि प्रॉब्लम में ये कहेंगे कि भाई एक केस लॉ दे देंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बॉडीली इंजरी करी एंड नाउ ही डाइज एंड द एक्यूज टेक्स अ प्ली कि द विक्टिम डाइड बिकॉज of the absence of medical treatment or absence of proper treatment. तो whether this defense of the accused ने जो defense लिया कि जो treatment नहीं हुआ या treatment हुआ तो proper नहीं था, क्या ये legally tenable है? Decide. यही प्रॉब्लम आ जाएगी आपको explanation 2 पर। Now अगर मेंस में से प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि culpable homicide is defined under section 299 first second third, पहुंचते पहुंचते एक्सप्लेनेशन 2 तक आते थे थक जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू जस्ट स्ट्राइक एट द एक्सप्लेनेशन 2, डायरेक्टली एट द एक्सप्लेनेशन 2। तो व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू कि इफ यू गेट द सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जाम, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पूरा सेक्शन 299 लिखे हैं आप सीधा बोलिए कि दिस गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ द सेक्शन 299 एंड विच प्रोवाइड्स एट दिस इज। इट डिपेंड्स अपॉन दी मार्क्स असाइंड कि कितने मार्क्स का है। अगर वो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स है, उसके हिसाब से आप उसको बढ़ाएंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट जो लाइन है आपकी मेंस की, वो यही होनी चाहिए। उससे क्लियर कट एक एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाता है कि भाई इसको पता है ना, और ये बहुत संक्षिप्त में बात करनी जानता है। हम लोगों ने एविडेंस में, जब जितने लोगों ने एविडेंस की क्लास ली है, यहाँ पे ली है या कम से कम अपनी LLB में तो ली होगी, जो चैप्टर है रेलिवेंसी का, तो एग्जामिनर को ये पता है कि इस इंसान को रेलिवेंसी का मतलब पता है। ही इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग इररेलिवेंट कि आपने प्रॉब्लम पिक कर ली, आपने डायरेक्ट लिंक कर दिया कि कौन से सेक्शन की कहाँ से, यू आर सो प्रिसाइज कि दिस इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 299, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। He has no time to read all your rubbish, whatever you write. Don't make him fool कि हम कुछ भी लिखेंगे ये सोच के खुश हो जाएगा कि वो हमने 4 पेज भर दिए। तो 4 पेज भर के अब क्या दिखाएंगे कि हम लोग बहुत लिखने वाले हैं, मेहनती हैं, गधे हैं, मेहनती हैं। तो जज नहीं बनाएगा आपको, वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, शाबाश बेटा और काम करो, 2 नंबर ले लो। इंटेलिजेंट शो करने के लिए मतलब ये है कि बी ब्रीफ, बी प्रिसाइज एंड बी डायरेक्ट। एक्सप्लेन कीजिए, आप लोग समझे इसको। तो एक्सप्लेनेशन 2 में मेंस की प्रॉब्लम्स आपको ऐसे आएंगी और डायरेक्ट यहाँ से आ सकती हैं, समझे। नाउ प्लीज आगे देखते हैं इसमें और है क्या क्या खास बातें। सी दिस, इवन इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन बट वाज नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसको समझो आप, बात ये सी
The person who causes that injury is deemed to have caused the death, although the life of the victim might have been saved if proper medical treatment have been given. Try to understand, दो पार्ट हैं इसमें. इसमें इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं. देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज गिवन बट इट वॉज नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट. दो बातें हो सकते हैं. एक हो सकता है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ये हो सकता है. देयर आर टू थिंग्स, देयर वॉज नॉट एट ऑल ए ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड केस कौन सा हो सकता है, द ट्रीटमेंट वॉज गिवन बट इट वॉज नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट. बट इन बोथ केसेस the accused causing bodily injury shall be deemed to have caused the death. यही माना जाएगा कि उसने ही मृत्यु कारित की है. He cannot say you did not give the treatment. He cannot say you give the treatment but treatment was not proper. Why so? See this slide. इसको देख के समझ सकते हैं आप लोग. ये this accused caused the bodily injury which resulted into the death. Now medical treatment is given. Okay, but it was, even if it was not proper, but as far as the intentions of the surgeon or the doctor concerned, he took all the precautions. It was in good faith. The treatment was given in good faith, and it was not the negligence of the doctor. In this case, the person who is causing the bodily injury, he shall be deemed to have caused the death. The accused cannot take the plea. See, this is the case law. इसको देखिए, where A had kicked his wife, A ने अपनी वाइफ को किक किया, सही है शिवम. Surgeon administered brandy to her as restorative, some of which went wrong way and entered her lungs and which might have caused her death. It was held that accused was guilty of manslaughter. English case है, manslaughter is equivalent to culpable homicide, murder there. तो this is you treat as a culpable homicide. इसको आप ऐसे समझिए. देखिए, this is what accused did. Accused kicked his wife. It means what? He caused bodily injury. He caused injury. Accused caused injury to her wife by kicking. Got it? Now medical treatment was given to his wife in this case, but this medical treatment went wrong. और उस हो सकता है उस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से might have caused death. Even in that case, accused was held guilty of the culpable homicide. Are you getting this point? Why so? Because ये जो treatment था, because of this, accused was held guilty because this treatment was necessitated by his act, by kicking this. समझ रहे हैं बात ही नहीं. So in this case, what we learned it कि the act of the accused caused the injury. मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है. मेडिकल ट्रीटमेंट वेंट रॉन्ग. इवन देन द अक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज की बिकॉज यू कॉज द इंजरी यू कैन नॉट पुट योर ब्लेम ऑन अदर्स. बिकॉज तुमने जो इंजरी करी है उसकी वजह से ही वो ट्रीटमेंट देना पड़ा. अगर आपने वो इंजरी की नहीं होती तो ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं हुआ होता. तो प्लीज ये ध्यान रखना, दिस यू मे गेट कन्फ्यूज्ड कि भाई बिकॉज द ब्रांडी की वजह से हुआ, ट्रीटमेंट की वजह से डेथ हुई, तो वाई दिस एक्यूज्ड शुड बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस, एंड कीप इट इन माइंड द एक्सप्लेनेशन सेकंड. अब देखो अगला केस पढ़ लेते हैं. सी दिस नाउ. A gave a blow to D. See, 299 and 300. These two sections are very, very technical and very, very important for your exams. शुरू में मैंने कहा था, and you cannot understand these two sections without case laws studies. तो मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम केसेस तो मैं आपको सब करा दूं, आपके लिए कुछ ना छोड़ूं एटलीस्ट, कि भी जितने मैक्सिमम केस लॉज आपके टेक्स्ट बुक में हैं, मेरी कोशिश ये है जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है मैं आपसे आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इटसेल्फ. बट आपसे इल्तजा है, करबद्ध प्रार्थना है कि घर पे जरूर रटना है इनको, जा करके समझने की कोशिश करना है ना, मन से पढ़ाई कीजिए इसमें. देखिए इस केस में फिर ए गेव ए ब्लो टू डी, द इंजरी सो इन्फ्लिक्टेड रेंडर्ड ए ऑपरेशन एडवाइजेबल. अगेन इन दिस केस दिस इज व्हाट दिस accused gave a blow to
D. Got it? It means he caused an injury for this. Got it? Now again आगे बढ़ते हैं. As a preliminary to the operation, chloroform was administered to D, who died during its administration. Because operation became necessary, and for the purpose of the operation, उसको anesthesia के लिए उसको the chloroform was administered, and he died during this administration. See this slide. Accused, and देखिए मैं तो बनाता ही हूँ आपके लिए, ये आपके लिए सिग्नल भी है. जब कभी आप कोई केस लॉस पढ़ें, आप उसको इस तरीके से एरो से किसी भी तरीके से लैंग्वेज को हटा करके अगर आप बनाएंगे तो आपके समझ में आएगा वो. और इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय एडवाइस टू यू, दैट जैसे 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड के वीडियोस आपने हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे, वी सी वीडियोस ऑन व्हाट्सएप 15 सेकंड 20 सेकंड्स. यू इमेजिन इट, A gives a blow to D. So you imagine कि someone is giving a blow to D. Now he is being operated. Now chloroform is being administered to him. Now he is dying. So if you imagine like this, you will not have to learn and cram these case laws. Otherwise it will be very difficult for you after some time कि आपको लगेगा कि भाई सब कुछ मिक्स हो गया है उसमें सब कुछ ये. लेकिन अगर आपने वीडियो क्लिप्स बना लिए अपने दिमाग में, वो इमेजिन कर लिया वैसा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. आपको ध्यान आ जाएगा हाँ उसमें तो ये हुआ था. ये इमेजिनेशन कर सकते हैं हम सब लोग, है कि नहीं है? सी दिस. तो ही कॉज अ इंजरी बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन बिकेम नेसेसरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म वॉज एडमिनिस्टर्ड एंड ही डाइड. ओके, यानी कि क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन अगेन वेंट रॉन्ग. सही है? इवन इन दिस केस accused was held guilty for this. समझ आ रही बात आपको? नहीं कर लेंगे. So this is, and in this case it was agreed that the patient would not have died but for its administration. इसकी खास बात ये देखिए, रिपोर्ट क्या आ रही है कि नहीं मरता, एक्यूज नहीं मरता, लेकिन मरा क्यों है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म की वजह से मरा है वो. तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी आएगी आपके सामने, अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो ये लाइन आपको डिस्टर्ब करेगी. क्या मरा तो क्लोरोफॉर्म की वजह से, तो डॉक्टर को पकड़े या उसे एक्यूज को पकड़े? तो ये ध्यान रखना, मेडिकल ट्रीटमेंट कितना भी खराब हो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके. लेकिन हाँ, इट शुड नॉट बी मैलाफाइड. डॉक्टर ही जबरदस्ती दे रहा है, डॉक्टर ने गुड फेथ में होना चाहिए. गुड फेथ मीन्स ड्यू केयर एंड अटेंशन, प्रिकॉशंस ने लिए हो प्रॉपर डॉक्टर ने, उसके बाद में ट्रीटमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो. रेज हैंड प्लीज अगर ये बात समझ में आ गई तो. ठीक. See, A was held liable for manslaughter because A had caused an injury. What is the basis of the liability? Because he has caused the injury and this necessitated the operation. Operation की नौबत क्यों आई? Because of you आई. Again, this is interesting and you try to understand the words here. Shobha, A caused simple injury to D. What is this? Simple injury to D. This is simple injury to D. It means this is not injury as is likely to cause death. Try to understand this. Now again, D subsequently died of septic meningitis, which developed on account of the use of wrong remedies and negligence in the treatment. इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप, देखिए जब भी कभी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम के सामने आएगी तो डेथ मस्ट हैव ए डायरेक्ट नेक्सस विद द बॉडीली इंजरी, एंड इट डिपेंड्स ऑल द फैक्टर्स. टाइम, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आपने घूंसा मार दिया, ब्लीडिंग हो गई, समझ में आ गई बात वो, अब वो ठीक भी हो गया, या महीने 2 महीने 3 महीने तक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन किसी और फैक्टर की वजह से किसी और ने आके मारा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो इंटरविनिंग सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी आपको माइंड में रखने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि एक बार चोट पहुंचा दी तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप ही की जिम्मेदारी हो गई, अब उसको संभाल के रखो, भाई मैंने तुम्हें मारा था, तुम मरना मत प्लीज. सालों साल नहीं चलेगा वो. जो डेथ है और जो इंजरी है उसका एक डायरेक्ट सीधा संबंध होना चाहिए कि हाँ, जैसे हम दोनों केसेस में पढ़ा अभी
कि दोनों में भले ट्रीटमेंट गलत हुआ, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनेशन हुआ, जो मृत्यु के कारण का जन्म हुआ है, वो कहाँ से हुआ? कॉजिंग ऑफ इंजरी से हुआ है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं कॉजिंग इंजरी एंड रिजल्टिंग डेथ, इसमें देयर मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्शन. In that case you can say even the absence of the medical treatment or the improper treatment hardly matters. समझे आप? जैसे इस केस में है, यहाँ पर सेप्टिक मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम आ गई बीच में, ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. ये आफ्टर सम टाइम ही डेवलप्ड सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस एंड बिकॉज ऑफ डेथ. तो इन दिस केस it was held that death cannot be said to have been caused by the bodily injury. So जो पहली लाइन है इस पर ध्यान दो आप लोग. दिस इज वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय bodily injury. जहां पर डेथ किससे हो रही है? bodily injury की वजह से हो रही है. सही है? तो bodily injury must be the cause of the death. In that case even the improper treatment or the absence of treatment hardly matters. कर लेंगे आप लोगों. देखिए नर्सी का केस, नर्सी वर्सेस बेकर वर्सेस स्टेट. इन ऑर्डर दैट ए पर्सन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग कॉज द डेथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हिज एक्ट शुड बी द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन द मेडिकल सेंस. सी दिस, इसमें इसको पढ़िए. इफ पी कॉजेज टू क्यू, if P causes to Q injuries likely to cause death, and as a result of such injuries it is necessary to perform an operation on Q, then the injured man and the injured man dies as the cumulative result of the original injuries as well as of the operation. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्यूमुलेटिव रिजल्ट. तो पिक कर लीजिए इस लाइन को कि जो रिजल्ट, अगर डेथ जो रिजल्ट है अगर क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, मतलब इंजरी का भी और ऑपरेशन का भी, then he must be held guilty for the culpable homicide. Are you getting this point? See this, इस लाइन को पढ़िए क्या है. It is not necessary that his act should be immediate cause of death in the medical sense. In the medical sense. In the medical sense, what caused death? Operation caused death. In the medical sense, what caused death? Operation. But in legal sense, what will you see? This is the cumulative result of the action of the accused and the medical failure of the operation. But you should be held guilty for the culpable homicide because of the cumulative effect. तो ये जो वर्ड है, ये बात समझ में आई नहीं बताई, प्लीज रेज हैंड. देखिए, cumulative result of the original injury यानी कि bodily injury as well as the operation. क्या मतलब इस बात का? सही है, इस लाइन को पढ़िए पहले, मैं दोबारा पढ़ाता हूँ आपको. In order that the person should be held responsible for having caused the death, it is not necessary that his act should be immediate cause of the death in medical sense. देखिए कि एक सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति को आपने चाकू मारा और वो मर गया. In this case, it is the direct result. The death is the direct result, immediate result. Immediate cause of death is the causing bodily injury by knife, stabbing. Now in second case, he is being medically treated, got it, and something went in the treatment also. Now death is the result of medical treatment as well as the injury. It's a death क्या cumulative effect हो गया. अभी कुछ इंजरी करी और कुछ ऑपरेशन का इफेक्ट हो गया, तो दोनों का मिलकर क्या हुआ कि भाई साहब का नाम नाम सत्य हो गया, है ना. तो जिस व्यक्ति ने मारा वो ये नहीं कह सकता कि देखो ऑपरेशन कैसे मरा था, वो उसके लिए ये कहा जाएगा भाई देख शुरुआत आपसे हुई. इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट. आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? डायरेक्टली मरे, तुरंत के तुरंत मरे, ये जरूरत नहीं है इस बात की. सही है. तो दोनों तीनों मैंने आपको केस पढ़ा दिए, उसमें सब में सीधी बात है, वो सीधी सी बात है कि यू विल हैव टू सी वेदर द अक्यूज कॉज बॉडीली इंजरी और नॉट. फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, whether the accused caused bodily injury or not. Answer is yes. ठीक है. Whether that injury resulted in the death or not. Answer is yes. Now even if there was some treatment, absence of treatment, no treatment or improper treatment, it hardly matters then. Accused cannot say कि no, it was because of the absence of treatment. You got it?
कर लेंगे आप? Why? Because the operation itself was necessitated by what he had done and therefore he must be held to this. ये जो ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट भी क्यों हुआ? आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट में गलती हुई, वो ट्रीटमेंट क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ? बिकॉज यू कॉज द इंजरी, तो बिकॉज ऑफ दिस. तो आई होप दिस इज एनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन सेकंड. अगर समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड. सी, टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन सेकंड अगेन वी अंडरस्टैंड वन अनदर इलस्ट्रेशन. बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, इसको देखने की कोशिश करो जरा. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन एट दैट टाइम द एंगल वाज डिफरेंट. यहाँ देखिए क्या है, फैक्चुअल स्टोरी देखिए. ए अनलॉफुली इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी ऑन डीज वाइटल ऑर्गन. एक व्यक्ति ए है, उसने डी के वाइटल ऑर्गन्स समझ सकते हैं, जो आपके नाजुक ऑर्गन्स है, जहाँ जो फैटल हो सकते हैं, यहाँ पे दिल हो गया, दिमाग हो गया, फेफड़े, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा वहाँ पर. तो ए अनलॉफुली इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी ऑन डीज वाइटल ऑर्गन. यू गॉट इट? तो इट मीन्स व्हाट? ए कॉज्ड इंजरी, बॉडीली इंजरी टू डी. A caused bodily injury to D. You got it? Now, what is the injury? Certain to result in death if not treated. If this injury is not treated, it may result in death. Got it? Next. As B the guardian of D. D is the person who is injured and B is his guardian and D is a minor. Refuse to get him medically treated. In this case, now there is no treatment at all. A has caused the injury to D, who is not being treated by his guardian. उसके guardian ने treatment करने से ही मना करा दिया. Now this is the absence of treatment. Are you getting this point or not? Now, because he desired A to be hanged for the murder of D. Guardian का कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. मेरा बेटा जाए तो जाए, मेरी पुत्री जाए तो जाए, लेकिन तुम्हें फांसी के सत्ते जरूर पहुंचाएंगे यहाँ पर. तो मैं ट्रीटमेंट ही नहीं कराता इसका. गॉट इट? नाउ इन दिस केस वी सी व्हाट? ए कॉज इंजरी टू दी डी एंड नाउ डी हु शुड हैव बीन ट्रीटेड, बचा सकते थे लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया. गॉट इट? नाउ डी सकम्ड टू दी इंजरी, और डी उस इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती. ही डाइज बिकॉज ऑफ दोज इंजरीज. गॉट इट और नॉट? Now here there are two persons. One is A who caused the injury. Got it? And second is the B who illegally omitted to take the treatment of his ward. Now in this case both will be guilty. A cannot say कि because he was not treated, therefore I am not guilty. With 299 read with section, explanation second, even the A will be guilty for the murder of D because vital organ से मारा है उसके. तो A will be guilty for murder of D despite the fact that it might be he was not given the treatment at all. But in this case the guardian, he also caused the death of this by illegal omission. Then he will also be held guilty. Are you getting this point or not? So in this case you rightly pointed out that this is the case of, and we can connect it with the explanation second as well. जो explanation second का भी एग्जाम्पल हो सकता है. देखो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दिया गया यहाँ पर, तो एक्यूज ये कह सकता है कि भाई साहब ट्रीटमेंट करा लेते तो बच जाता. नो, यू शैल बी डीम टू हैव कॉज द डेथ राइट नाउ. रेज हैंड प्लीज अगर ये बात समझ आ गई तो. सही है, बढ़े आगे. अब पढ़ते हैं हम अगली क्लॉज पर, थर्ड क्लॉज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जबरदस्त. एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, दिस क्लॉज. आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स के रूप में, वो यहीं से पूछे जाते हैं. समझिए क्या है ये था. दिस इज सेक्शन 299. whoever causes death by doing an act, है ना. फर्स्ट क्लॉज थी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड सेकंड इज व्हाट? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हम पढ़ चुके हैं. दिस इज थर्ड क्लॉज. और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और ऐसे ज्ञान के साथ की मृत्यु होना संभावना है. तो प्लीज हाईलाइट कीजिए द वर्ड्स लाइकली. यू प्लीज हाईलाइट द वर्ड्स नॉलेज एंड
likely here in this case. समझ में आई बात आपको? सो ये द वर्ड लाइकली का मतलब क्या है? मृत्यु होने की संभाव्य। हिंदी में बोलता हूं मैं, ऐसे ज्ञान के साथ वो कार्य करना जिससे कि उसको पता हो, कि ज्ञान हो उसको इस बात का कि मृत्यु होने की संभावना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, लाइकलीहुड ब्रिंग्स द एक्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। व्हेन इट इज सर्टेन इट विल बी द केस ऑफ मर्डर। सो प्लीज राइट नाउ, प्लीज ये जो लाइकली वर्ड है you will associate it with the culpable homicide. अब now you see there are two words, intention of causing death, intention of causing bodily injury and it is the knowledge. तो इन तीनों में अंतर क्या हुआ? intention and knowledge में you are not intending but you are having knowledge. Are you getting this point? You don't intend to cause death. आपका आशय उसकी मृत्यु कारित करना नहीं है, परंतु आपको ऐसा ज्ञान है कि आपके कार्य से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसको समझने के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। दिल को छू गई। एक और चांस ले। See in this video, what we are watching here, that the person who is shooting, his intention is to shoot at the glass. He is not intending to kill this person. What is his intention? His intention is to shoot at the glass. He wants to show his shooting skills. He is a sharp shooter. He is not intending at all to kill this fellow. Is it right or wrong? है कि नहीं है? Now what happens? See, the bullet hits his body and then he dies. So in such circumstances, at least knowledge can be presumed on the part of the shooter, on the part of accused, कि उसको ऐसा ज्ञान रहा होगा कि अगर ये मिस फायर कर गया, मैंने मिस कर दी, then bullet can hit the body as well. Are you getting this point? And now the glass is here. The vital part is there, my bullet will hit either the head or the heart. है कि नहीं है? तो ये है, in this case you see there is no intention to cause the death, but knowledge can be presumed कि if my bullet misfires, अगर वो शूटिंग निशाना चूकता है अगर वो, तो उस बुलेट से, उस गोली से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन एंड नॉलेज, कि यू आर नॉट इंटेंडिंग बट नॉलेज कैन बी इम्प्यूटेड अपॉन यू, कि यू मस्ट बी हैविंग नॉलेज एट लीस्ट, बिकॉज देयर इज नो मीटर इन दिस माइंड कि वेदर यू आर इंटेंडिंग और नॉट। कोई ऐसा तो है नहीं लगाएंगे दो तार कानों में, है ना, अनुराग के निकालेंगे, हाँ भी उसमें क्या सोच रहा था, तो ये ऐसा तो है नहीं। अनुराग के क्रियाकलापों से चलेगा पता कि इसको इंटेंशन थी, नॉलेज थी, क्या थी। समझ रहे हैं आप? तो ये अगर ये बात समझ में आ गई हो आपको, अगर प्लीज रेज हैंड, नॉलेज और इंटेंशन का डिफरेंस। सो दिस इज द केस व्हेन द एक्यूज हैज द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑल्सो। बढ़े आगे, अब समझिए इसका आगे को। व्हाट इज दिस? Now this is not here, knowledge refers to the personal knowledge of the person. ये ध्यान रखना, किसी और की नॉलेज नहीं, खुद का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ उसको ज्ञान था। जो मेंसरिया है, सी देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। Here knowledge means what? Personal knowledge. Personal knowledge का मीन्स ये है कि the accused किसी भी ऑफेंस के लिए there should be two elements. First is what? Actus reus, जो आपने कार्य किया, and second is what? Mens rea. That is what? Mental element. Guilty mind. Actus reus plus guilty mind, that is mens rea, will equal to offense. Got it? Not.
तो मेंस ऑफ होम, मेंस ऑफ द पर्सन हु इज एक्टिंग। तो नॉलेज किसकी मत देखेंगे हम लोग नो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, प्लीज गो टू द इलस्ट्रेशन 3rd। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड इफ इट शो, प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड से, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं आप। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना नहीं भूलेंगे। कमेंट्स आपको यूट्यूब पे भी चाहिए, कमेंट्स के हम भूखे हैं, कमेंट्स आपको गूगल रिव्यूज़ में भी देने हैं। हमारी हिम्मत बंधाइए, हम आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वी विल फील ब्लेस्ड अगर आपकी ज़िंदगी में हम थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाए। अगर आपके मन में कहीं पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आया गया विजेंद्र सर ने आपकी ज़िंदगी में 1% भी क्वालिटेटिव चेंज लाया, पॉजिटिव चेंज लाया, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा गूगल रिव्यूज़ में भी और इसके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू वेरी मच।